ना काफ़ी दिन 2 दिन के बाद हम लोग का वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो चूँकि थोड़ा तबीयत ख़राब हो चुका था, इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना सके थे। तो नाउ आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इस पूरे चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे वो पहले इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप अदर कंपटीशन की भी तैयारी करें, चाहे आप यूपीएससी बीपीएससी में बैठेंगे, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कोई भी क्लास के लोग इसको देख सकते हैं। मेनली क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर है, ठीक है। कोई भी क्लास के लिए देख सकते हैं। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर्ड करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, और हम लोग बहुत डिटेल्ड में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे वर्कर किसको बोलते हैं। सेकंड हम लोग समझेंगे लेबर फोर्स किसको बोलते हैं। थर्ड, लेबर फोर्स के साथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये हम लोग बात करेंगे। देन थर्ड टॉपिक वर्क फोर्स किसको बोलते हैं। देन फोर्थ टॉपिक हम लोग बात करेंगे वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, ठीक। यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा को बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा, यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा को बात करेंगे, डेटा के बारे में। यहाँ पर भी कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग हमारे चैप्टर में एंटर कर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। हम लोग अपने चैप्टर में एंटर कर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, इसके बारे में बात करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स में हम लोग बहुत सारे चीज़ को, अलग अलग चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, वर्क फोर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारे कंट्री में, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों के बीच क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हम लोग मेनली बात करेंगे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, क्या कारण है जॉबलेस ग्रोथ का, जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं कि इसको वेरी डिटेल में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड, इसी में एम्प्लॉयमेंट में ही, चेंजिंग स्ट्रक्चर, चेंजिंग स्ट्रक्चर, चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट, चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या स्ट्रक्चर में चेंज है एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ के बारे में बात करेंगे कि सेक्टोरल चेंज दिखेंगे और स्टेटस वाइज चेंज को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सेक्टोरल चेंज देखेंगे, सेक्टोरल चेंज मतलब अलग अलग जो सेक्टर है हमारे कंट्री में, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टेटस वाइज, स्टेटस वाइज, ठीक। नाउ उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्योंकि इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब देखेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, कैसे शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग डेटा देखेंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि जो हम लिखा रहे हैं उसको देखते जाइए। यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा देखेंगे, क्योंकि डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि डेटा एनालिसिस नहीं समझेंगे तो आपसे ये रट के जाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे इस चैप्टर में डेटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली हम लोग कुछ डेटा को देखेंगे, 3 4 5 डेटा है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, और उसके बाद इनफॉर्मलाइजेशन का रीज़न क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन का रीजन क्या है। और हम लोग का जो लास्ट टॉपिक रहेगा 8वां नंबर, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कॉजेज, टाइप्स के पहले पढ़ लेते हैं मेजरमेंट, कैसे मेज़र करते हैं इंडिया में, मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ डेटा, सोर्सेस ऑफ डेटा, कहाँ से डेटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद 3 सोर्स है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉजेज, क्या कारण है।
उसके बाद रेमेडियल मेजर्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेमेडियल मेजर्स, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का चैप्टर हो जाता है। अब वन बाय वन पहले हम समझा देते हैं अभी कि क्या क्या हम लोग समझेंगे, कहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी, मेरे को पता है क्लियरली, ठीक है। देखिए ये सारा टॉपिक एकदम आसान है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आसान है, 2 डेटा को सिर्फ पढ़ेंगे, ये टॉपिक आसान है। जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स में घुसेंगे, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा डेटा पढ़ना होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को डेटा पढ़ना होगा, यहाँ पर पहला डेटा यहाँ पढ़ना होगा, सेकेंड डेटा यहाँ, थर्ड डेटा यहाँ। फिर आपको चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट में भी सेक्टोरल चेंज में हम लोग को ये इस पॉइंट में और इस पॉइंट में दोनों में डेटा पढ़ना होगा। सेक्टोरल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 सेक्टर में क्या चेंजेस आए कंपेयर करेंगे 1971 से लेकर 72 में। स्टेटस वाइज का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्टेटस वाइज कहने का मतलब जब हम एम्प्लॉयमेंट बात करेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और वेज एम्प्लॉयमेंट में कैटेगरी करते हैं। तो स्टेटस वाइज क्या हम लोग का अभी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम लोग को किसी भी प्रकार का डेटा नहीं दिखेगा, यहाँ पे डेटा नहीं है, यहाँ पे डेटा नहीं है, मतलब देयर इज नो डेटा, यहाँ पे डेटा नहीं है और यहाँ पर भी डेटा नहीं है। तो हम लोग को डिफ़िकल्टी थोड़ा सा आपको लगेगा, यदि लग रहा है तो हम आसान इसीलिए बना दिए हैं कि पहले कौन सा टॉपिक्स पढ़ेंगे। यदि आप बुक से पढ़िएगा तो आपको ये आपका जो भी डेटा है वो समझ में नहीं आएगा और एनालिसिस भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल्ड वे में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। नाउ पहले आप लोग इसको लिख लिए, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्क फोर्स। हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे पहले वर्कर से। वर्कर क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है। नाउ लिख लिए आप लोग, थोड़ा सा मतलब तबीयत भी ख़राब है, तब पर भी वीडियो लेना जरूरी, एग्ज़ाम इज़ नियर अबाउट, ओके। नाउ वन बाय वन हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे। नाउ टॉपिक 1 वर्कर। ना बच्चों हम लोग वर्कर किसको बोलेंगे, ठीक है। वर्कर हम लोग किसको बोलेंगे, वर्कर उस एक इंडिविजुअल को बोलेंगे जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। सिंपली वर्कर उस एक इंडिविजुअल को बोलेंगे जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो पैसा कमाता है। और वर्कर्स का मेन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितना ज़्यादा वर्कर कमाएंगे उतना जीडीपी में हम लोग का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो वर्कर किसको बोलते हैं, इट refers to the individual who are involved in economic activity। जो इन्वॉल्व है कहाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इन्वॉल्व है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, टू अर्न अ लिविंग, जीने के लिए, ठीक है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, टू अर्न अ लिविंग, पैसा कमाने के लिए। उसके बाद क्या बोले कि वर्कर कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, वर्कर्स कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। जितना ज़्यादा वर्कर काम करेंगे उतना ज़्यादा जीडीपी हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद वर्कर में वो सारे लोग भी काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है, पर्टिकुलर ए वर्कर है, वो 10 दिन के लिए छुट्टी लिया हुआ है, ठीक है, वो 10 दिन के लिए छुट्टी लिया हुआ है फ्रॉम देयर ऑफिस या किसी भी काम से ड्यू टू इलनेस, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर वर्कर कंसिडर करते हैं। वर्कर कब होगा, वर्कर तब होगा मान लीजिए कोई अब्सेंट है, अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ड्यू टू इलनेस। इस तरह से पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज सेड टू बी वर्कर, मतलब टिक लगा दिया, इसका मतलब क्या, इट इज सेड टू बी वर्कर। यहाँ पे ये वर्कर आपको इंपॉर्टेंट जानना है, वर्कर क्या होता है। नाउ जब हम लोग बात करते हैं सेकंड कि लेबर फोर्स क्या होता है, सेकंड टॉपिक में आते हैं। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, लेबर फोर्स का मतलब होता है हमारे कंट्री में
हमारे कंट्री में जितने भी 15 से लेके 59 ईयर्स तक लोग हैं, हमारे कंट्री में जितने भी 59 ईयर से लेके 59 ईयर तक के लोग हैं, 15 से लेके 59 ईयर तक लोग हैं, और इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? लेबर फोर्स में कौन कौन से लोग आएंगे? जो वर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, सिंपल ऐसे लिखे तो वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं, और प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब बोलिएगा यहाँ पर कि अनएम्प्लॉयड पर्सन लेबर फोर्स में कैसे आया? लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड पर्सन इस वजह से आया क्योंकि इसका विलिंग था लेबर करने का, इसका विलिंग था कि काम करने का, बट दे डोंट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बात करेंगे तब। अब लेबर फोर्स में दो चीज़ हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। लेबर फोर्स में हम लोग दो चीज़ एक्सक्लूड कर देते हैं। सबसे पहला, लेबर फोर्स एक्सक्लूड 2 पीपल। सबसे पहला जो काम करना नहीं चाहते वो एक्सक्लूड द नॉट विलिंग टू वर्क, पर्सन नॉट विलिंग टू वर्क, जो पर्सन यदि चाहते हैं काम नहीं करना उसको ख़त्म। और सेकंड, अनफिट पीपल, अनफिट पर्सन, ठीक है, अनफिट पर्सन को हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं लेबर फोर्स से। तो लेबर फोर्स एक बड़ा टर्म है जहाँ पर वर्कर जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स का मतलब क्या हुआ? जो एम्प्लॉयड हैं और प्लस जो अनएम्प्लॉयड है, दोनों। लेबर फोर्स इज ए ब्रॉड टर्म, याद रखिएगा। नाउ उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी में हम लोग को बात करना था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LFPR। ये आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी दिखता होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा फार्मूला जान लीजिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। इसका फार्मूला होता है जितना अभी लेबर फोर्स है बाय टोटल पॉपुलेशन, लेबर फोर्स बाय टोटल पॉपुलेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लेबर फोर्स। मतलब कितने हमारे कंट्री में पार्टिसिपेशन रेट है लेबर फोर्स का। तो ये आपको फार्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेबर फोर्स। अब यहाँ पर बताए थे कि पहला डेटा नज़र आएगा हम लोगों को, पहला डेटा यहाँ पे समझना है। तो पहला डेटा, फर्स्ट डेटा यहाँ पे LFPR, ठीक है। यहाँ पे रूरल मेल लिखिए, रूरल मेल याद करने का टेक्निक अभी क्लास में याद कर लीजिए। अर्बन मेल, रूरल फीमेल और अर्बन फीमेल, ठीक। रूरल मेल जो है लेबर फोर्स का वो है 55%। जो अर्बन मेल है 56%, यह है 26%, ठीक है। 26% है, 25%, और उसके बाद कितना है 16%। 1 बाय 1 समझाते हैं। डेटा आपको इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया आएगा तो डेटा से ही एनालिसिस करके क्वेश्चन आता है। इस वजह से जब हम बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो यहाँ पे 4 डेटा है। रूरल मेल, इसका मतलब क्या? जो लोग 55% मात्र लोग हैं, मेल हैं, जो सिर्फ एम्प्लॉयड भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी है। इसका मतलब क्या? 45% वो लोग हैं जो कि रिमेन अनविलिंग टू डू द वर्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 45% वैसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते काम करना। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अर्बन मेल 56%, मतलब 44% ऐसे लोग हैं अर्बन एरिया में जो काम नहीं करना चाहते ही नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। 55-56 हो गया आपका रूरल अर्बन, फिर 25 और 16 हो गया रूरल फीमेल और अर्बन फीमेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 वर्क फोर्स। टॉपिक नंबर 3 वर्क फोर्स। एकदम 1 बाय 1 एकदम समझते जाइए और लिखते भी जाइए, एनालिसिस के साथ होगा।
वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स। वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। माइनस अनएम्प्लॉयड मतलब क्या? वर्क फोर्स में सिर्फ और सिर्फ लेबर फोर्स के अलावा, लेबर फोर्स में जब हम माइनस कर दें अनएम्प्लॉयड पीपल को, तो वही मेन आदमी आएंगे जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जब हम लोग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WPR, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन, बाय टोटल पॉपुलेशन, और रेशियो है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको बोलेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब यहां पर भी जिस तरह से हम लोग लेबर फोर्स समझे, तो यहां पर भी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हम लोगों को यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा क्या था। ठीक है, अब देखिए लेबर फोर्स और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, लेबर फोर्स और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैन और विमेन, उसके बाद लिख रहे हैं रूरल, अर्बन, और उसका टोटल। ठीक, टोटल। अब देखिएगा मेन जो है वर्क, यदि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखें रूरल एरिया में मेन का सिर्फ, वो कितना है? 54.3। वो कितना है? 54.3। और यदि अर्बन में देखें मेन का तो 54.6%। 54.6%। ठीक, और यदि हम लोग यही विमेन का देखें, देखिए यहाँ पे विमेन का भी था ना, कम था, 25 था, 16 था। सेम इसी तरीके से याद रखने का तरीका है, यहाँ पर भी क्या होगा आपका? 25 और 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 और 15, 25% और 15%। याद रखने का तरीका हो गया। यहाँ पे था आपका 55-56, यहाँ पे 54.3 और 54.6, और यहाँ पर था 25-16, यहाँ पे कितना है? 25 और 15। याद रखने का यहाँ पे थोड़ा तरीका ठीक है। ठीक, यहाँ पे समझने के लिए टोटल यदि कीजिएगा एवरेज तो 54.4 होगा यहाँ पे, और यदि वुमेन का यदि एवरेज कीजिएगा तो यहाँ पे 22 आएगा। ठीक, यदि इसका करेंगे तो हम लोग 22 आएगा। और यदि हम लोग ओवरऑल यहाँ पे टोटल देखें, ओवरऑल यदि हम देखें टोटल अर्बन का, सॉरी टोटल अर्बन और रूरल का, तो यदि रूरल एरिया में देखेंगे तो वह हम लोग को कुछ ज़्यादा दिखता है। ठीक है, वो हम लोग को कुछ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखता है, 40%, यहाँ पे 35.5%, और यहाँ पे 39%। तो यदि हम देखें, इसको एनालाइज करना है अब समझते हैं। ये पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिए, अब यहाँ पे समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने कहा क्या कि रूरल एरिया में जो मेन है वो 54% है, और अर्बन एरिया में 54.6% है, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यदि वुमेन में भी देखें तो यहाँ पर अर्बन एरिया में कम है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, और यहाँ पर ज़्यादा है रूरल एरिया में। ठीक, अब ओवरऑल यदि देखें तो हम क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि यहाँ पर रूरल एरिया में वह ज़्यादा है। रूरल एरिया में आपके पास ज़्यादा है क्या चीज़? एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब वर्कर लोग यहाँ पे ज़्यादा है रूरल एरिया में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिए कि WPR कितना है? WPR इज 39%, है ना? WPR इज 39%। सेकेंड, अब यहाँ पर रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा है? ठीक है, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि लोग जो है उनके पास किसी तरह का लिमिटेड रिसोर्स है, वो उसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा कि इन द रूरल एरियाज people have limited resource and participate more in the employment उसी में लिखिएगा participate more in the employment, उसी में लिखिएगा सेकेंड पॉइंट। in urban areas people are in search of job opportunities which are suitable for them,
विच आर सुटेबल फॉर देम। उसके बाद थर्ड पॉइंट आते हैं। यहाँ पे क्या देखें, रूरल एरिया में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं उनके पास किसी तरह का रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है यहाँ पे लिमिटेड है। और अर्बन में क्या देखें, अर्बन में यहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनको ढूंढना पड़ता है जो इनके सूटेबल हो, जो इनको सूट करता हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा क्यों यहाँ पे अर्बन एरिया रूरल एरिया में ज़्यादा है वर्क फोर्स रेशियो, वर्क पॉपुलेशन रेशियो। इन द रूरल एरियाज मेनी पीपल डू नॉट गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, many people do not go to the schools and colleges and thus join workforce और उसके बाद वो ज्वाइन कर लिए क्या, वर्कफोर्स को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा एक चीज़ हम लोग क्या और देख रहे हैं कि मेल का जो WPR है वह ज़्यादा है, मेल का जो WPR है वह ज़्यादा है रदर देन फीमेल, ये पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर कि विमेन का यहाँ पर विमेन का यदि ओवरऑल देखें तो इनका भी रेशियो बहुत कम है, ठीक है, हमारे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में। तो क्या कारण है, ठीक है, यहाँ पे द नंबर ऑफ वर्कर्स among women are underestimated because many of the works of the women do not recognize यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही हम लोग वुमेन के वर्क को बहुत जगह नहीं करते हैं। जैसे नेशनल इनकम में, बहुत सारे नेशनल इनकम में हम लोग बात किए थे ना, नेशनल इनकम में क्या बात करेंगे, जैसे हाउसवाइफ का जो पैसा है, हाउसवाइफ का जो यहाँ पर पेमेंट है, हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, इसका यहाँ पे हम लोग को एनालिसिस भी समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एनालिसिस भी समझ में आ गया क्या था। तो सबसे पहला एनालिसिस क्या किए, फिर से एक बार देख लीजिए कि 39% ये हुआ वो टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। सेकेंड हम लोग बात किए कि रूरल एरियाज़ में क्यों यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा दिख रहा है, वाह है सबसे सेकंड बात। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है कहाँ पे, तो रूरल एरियाज़ में। अर्बन में क्यों कम है, तो यहाँ पर क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कम है, और है भी तो वो सूटेबल जॉब नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। थर्ड यहाँ पे रूरल में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं और यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं वर्क फोर्स। यही बताए थे ना कि स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, ये सब नहीं जा पाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं वर्क फोर्स। उसके बाद मेल का WPR ज़्यादा है अगेंस्ट फीमेल। उसके बाद बहुत सारे नंबर ऑफ़ वर्कर्स और एमंग वेमेन, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं, हम लोग इसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को WPR एमंग वेमेन कम दिखता है, क्योंकि हम लोग वेमेन बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है, डेटा ही नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे पास एक लैक है। तो अभी तक में हम लोग 2 डेटा पढ़ लिए, एक डेटा यहाँ और एक डेटा यहाँ, ठीक है, सिर्फ एनालिसिस पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आप होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सब चीज़, ठीक। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक है, पहले इसको आप लोग जॉट डाउन कर लीजिए। देन हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है, वह एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स। जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स। नो सबसे पहले समझेंगे एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एम्प्लॉयमेंट कहते किसको है और उसके टाइप्स को भी समझेंगे, ठीक है। इसके हम लोग यहाँ पे टाइप्स को भी यहाँ पे समझेंगे।
नाउ जो भी टॉपिक होगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, टॉपिक नंबर 4 या 5 जो भी, क्योंकि बहुत सारा हम लोग पॉइंट यहाँ में मर्ज भी कर दिए थे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में, ठीक है, वो अलग ही टॉपिक से था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयमेंट एंड इट टाइप्स, टॉपिक से कोई मतलब ना, आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स इस वजह से बताए थे ताकि आपको समझ में आ जाएगा हमारे इस पूरे चैप्टर में पढ़ते क्या है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें कि कोई पर्सन काम करते हैं और अर्न करते हैं लिविंग। तो लिख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which enables the person to earn for a living, which enables the person to earn for a living। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्लॉयमेंट। ये डिफिनेशन हो गया क्लियर? ठीक, क्लियर हो गया ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स। जब हम लोग टाइप्स बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं दो तरह का यहाँ पे टाइप्स होता है, दो तरह का यहाँ पे हम लोग टाइप्स बात करते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, और एक क्या होता है? वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपका खुद का एम्प्लॉयमेंट हो, जब आपका खुद का एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या कि जब व्हेन द इंडिविजुअल पर्सन यूजेस देयर ओन रिसोर्सेस, व्हेन द इंडिविजुअल यूजेस देयर ओन रिसोर्सेस टू अर्न द लिविंग, टू अर्न द लिविंग, अपना ही रिसोर्स का जब वो इस्तेमाल करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो इसको बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में भी दो कैटेगरी होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो हम लोग यहाँ पर, वेज एम्प्लॉयमेंट का पहले मतलब लिख लीजिए, व्हेन लेबर आर सेलिंग देयर, लेबर आर, when the laborer लिख लिए, लेबर ने, when the laborer are selling their labor, when the laborer are selling their labor, and in return they get the wages, और इन रिटर्न उसके बदला में उसको क्या मिलता है? वेज मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो तरीके का हो सकता है, एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और एक होता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, और एक क्या होता है बच्चों? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर का मतलब क्या हुआ? देखिए, दोनों में हमको पैसा ही मिलेगा। तो रेगुलर का मतलब क्या हुआ? रेगुलर का मतलब हुआ जहां पर पेमेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता हो, पेमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, पेमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर जो लोग होते हैं वो परमानेंट बेसिस पर होते हैं। वो जो लोग होते हैं वो किस पे बेसिस पर होते हैं? परमानेंट बेसिस पर। उसके बाद इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब मिलता है। एग्जांपल ले लीजिए, इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे हो गया डॉक्टर्स, ठीक है, प्रोफेसर्स, तो ये सब जो है सरकारी एक तरह से नौकरियां करते हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयड है इनको एकदम मिलता ही रहेगा इस तरह से। यदि हम लोग कैजुअल बात करें तो कैजुअल का मतलब क्या? वो यहाँ पे लेबर दिया, यहाँ पे अपना लेबर दिया, और इस लेबर से उसको दे गेट द रिम्यूनरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट बेसिस नहीं होता है, नॉट परमानेंट बेसिस, कोई जरूरी नहीं है कि परमानेंट भी होगा। उसके बाद नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इनको किसी तरह का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। एग्जाम्पल किसी भी तरह का कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए कोई एक पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी,
अब यहाँ पे ध्यान देना है, यदि हम इस तरह से लिख दिए पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के भी एम्प्लॉय भी रेगुलर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है ऐसा, ठीक है, पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी। तो इस वजह से हम एग्जाम्पल इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग पब्लिक सेक्टर को कैजुअल वर्कर नहीं कर सकते, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट को नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं, किसी एक पर्टिकुलर डिफिनेशन होगा तभी हम कहेंगे इसको क्या, यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है। उस कंपनी के हम लोग नेचर को समझेंगे तभी हम कह सकते हैं वहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयड है या रेगुलर कैजुअल एम्प्लॉयड है, ठीक है। यदि इस तरह से लिखेंगे कि पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है तो वह कैजुअल होगा, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है। तो एग्जाम्पल ये गलत हो गया। एग्जाम्पल आप लिखिएगा क्या, डेली लेबरर, मान लीजिए जो डेली खाने कमाने वाला है, ठीक है, डेली लेबरर, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है क्या कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हमारे कंट्री में, हमारे बच्चों कंट्री में जो 52% लोग हैं, 52% लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कितना? 52% लोग जो है वहाँ हमारे कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड है, और बचे कितना? 48 वेज एम्प्लॉयड। और इस 48 में भी जो रेगुलर है वह मात्र 18% है, और जो कैजुअल है वो कितना है? 30% है। वो कितना है? 30%। तो ये आप लोग को पहले इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि तीन तरह का एक तरह से एम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या हो गया? तीन तरह से एम्प्लॉयमेंट हो गया। एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड हो गया वेज, सेकेंड वेज के अंदर ही दो हो गया, पहला सेकेंड हो गया रेगुलर और थर्ड हो गया कैजुअल। कितना परसेंटेज है? तो सेल्फ का हो गया बच्चों 52, रेगुलर का हो गया 18 और इसका कितना हो गया? 30। तो सबको जोड़िए तो देखिए 100 होगा, 100%। तो यहाँ पे ये एक डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में ज़्यादा है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में ज़्यादा है। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, देन आई विल मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ना जब हम लोग बात करते हैं, अब पहला बात ये हम लोग समझ में आ गया, टाइप्स हो गया, समझ में आ गया। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स जो हम लोग बात करेंगे अब, वर्क फोर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब समझ में आ गया तीन तरीके के हमारे यहाँ पे पहले हैं। एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, सेकेंड हो गया रेगुलर वर्कर और थर्ड हो गया कैजुअल वर्कर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन पॉइंट यदि ध्यान में आ गया तब सारा आप खेल आसान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहला तो हम लोग टाइप समझ लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहला टाइप्स को समझ लिए। सेकेंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। सेकेंड हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। अब देखिए हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वर्क फोर्स का वो तीन कैटेगरी में करेंगे। कितना कैटेगरी में करेंगे बच्चों? तीन। एकदम आसान तरीके से समझना है। एक जो करेंगे वो हम लोग करेंगे रीजन वाइज, सेकेंड जो करेंगे वो जेंडर वाइज और थर्ड सेक्टर वाइज। तो पहला क्या करेंगे हम लोग? जेंडर वाइज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। यहाँ पे समझ लेते हैं, ऐसे इस तरह से देख लीजिए। हम लोग करेंगे तीन वाइज। एक करेंगे जेंडर, सेकेंड करेंगे हम लोग रीजन और थर्ड करेंगे सेक्टर। ठीक, जेंडर में जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या बात करेंगे? मेल फीमेल का, फीमेल मेल का। रीजन जब बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे रूरल अर्बन का बात करेंगे, रूरल और अर्बन का। और जब हम लोग सेक्टर बात करते हैं बच्चों तो तीन सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, आप लोगों को पता होगा, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होते हैं सर्विस सेक्टर। इसको टर्सरी सेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो तीनों को हम लोग एक ही रो में हम लोग समझ लेंगे ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो।
तो वर्कफोर्स हम लोग 3 तरीके का आप समझ गए, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, पहले सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक। थोड़ा नीचे लिखिए ताकि आपको एक कॉलम छोड़ दीजिए ऐसे, यहाँ से लिखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद लिखिए सेकंड कौन होता है, रेगुलर वर्कर, रेगुलर वर्कर। थर्ड कौन होता है, कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर। अब देखिए पहले हम लोग क्या बात करेंगे, जेंडर वाइज। तो यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर वाइज में मेल और बगल में फीमेल। ये हो गया आपका जेंडर वाइज, ये हो गया आपका जेंडर, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, रूरल, फिर आपका अर्बन। ये हो गया आपका रीजन वाइज, ये आपका क्या हो गया बच्चों, रीजन वाइज। और थर्ड जो बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को इस वजह से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर में ही लिख लेंगे कि तीनों में कौन कौन से लोग हैं। मतलब प्राइमरी में यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, प्राइमरी में रेगुलर वर्कर कितने हैं, और सेकेंडरी में और या टर्सरी में कैजुअल वर्कर कितने हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इस तरह से, ठीक। नाउ इसको यहीं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, जब हम लोग मेल फीमेल के बारे में बात करेंगे, यदि हम लोग बात करते हैं मेल और फीमेल, तो मेल जो हम लोग का सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 51% है और फीमेल 56% है। 51% और 56% है। यह 20 है, यह 13 है, ठीक। बचा कितना, 71, 71 ये दोनों मिला के हो गया, तो बचा कितना, 29%। और यहाँ पर ये हुआ कितना, 69, तो बचा कितना, 31%। 51, 56, 20, 13। यदि आप ऐसे भी याद कर लीजिए, 51, 56 हो गया, ये 20, 13 हो गया मेल फीमेल में। और यदि जो बचा तो 100 में माइनस कर देना है, 100 ही ना होता है, ठीक। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरिया में कितना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हम लोग का रूरल एरियाज में कितना है, तो 56। उसके बाद रूरल एरिया में ही रेगुलर वर्कर 9, तो 56 और 9 कितना आ गया, 65, तो बचा कितना, 35। उसके बाद यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है, 43%, 42%। जब 43, 42 मिला कितना हो गया, 85, तो बचा कितना, 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या एनालाइज किए, अब हम लोग समझेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। जेंडर वाइज में यदि देखें तो मेल और फीमेल, ठीक है, लमसम सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में बराबर है, लमसम। यहाँ पर यदि देखें यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर रेगुलर वर्कर, यहाँ पर फीमेल कम है, रेगुलर वर्कर में फीमेल यहाँ पे कम है, सेल्फ एम्प्लॉयड में फीमेल ज़्यादा है, यहाँ पे फीमेल कम है। उसके बाद कैजुअल वर्कर में फीमेल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। ये समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे एनालाइज करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरियाज में कितना है, 56, अर्बन एरियाज में कितना है, 43। उसके बाद रेगुलर वर्कर रूरल एरियाज में कितना है, 9। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर वर्कर रूरल एरिया में 9 क्यों है, रूरल वर्कर जो है, रूरल जो है 9% क्यों है, 9% क्यों है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ थोड़ी कम है। जो लोग को चाहिए, हाई फाई लोग, जो भी सरकारी लोग रूरल एरिया में क्यों रहेंगे, ठीक है, ये कारण है। उसके बाद कैजुअल वर्कर यहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ, कैजुअल वर्कर ज़्यादा है कहाँ, रूरल एरिया में। तो आपको याद रखने का सीधा टेक्निक है, दोनों को अलग अलग कीजिए, जेंडर वाइज, रीजन वाइज अलग कीजिए। यहाँ पे 51, 56, 20, 13, यदि ये दो डेटा आपको याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। रूरल में क्या है, 56 और 9, 56, 9 याद रखना। 56, 9 कहाँ है, रूरल एरियाज में। 56, 9 और उसके जितना 100 में माइनस कर दिए 35। उसके यहाँ पे 43, 42
और जो माइनस कीजिएगा 15 बचेगा। तो ये आपको किसी तरह से भी यदि क्वेश्चन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स में तो एनालिसिस से ही बन जाएगा आपको। यदि ये डेटा याद रहेगा तो आपको सारा बन जाएगा, रट के कोई फायदा नहीं है। ठीक, उसके बाद जब हम लोग बच्चों यहाँ पर सेक्टर वाइज यदि हम लोग बात करेंगे, यदि हम लोग यहाँ पे अब हम लोग जैसे सेक्टर वाइज बात करेंगे, सेक्टर वाइज बात करेंगे तो सेक्टर वाइज में कौन कौन से आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कितना लोग हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में 49%। प्राइमरी सेक्टर में कितना लोग हैं, 49%। कहाँ, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में। कहाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड में, इन दी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग हैं वो ज़्यादा है, 24%। रेगुलर वर्कर। और जो बचा 27% वो कहाँ है, टर्सरी सेक्टर में। वो कहाँ है, टर्सरी सेक्टर में। वो कहाँ है, टर्सरी सेक्टर में लोग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको क्या, कि जब हम लोग सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं तो 49% प्राइमरी सेक्टर में। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ये नहीं करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड ये सब नहीं। यदि हम लोग ये करने लगे तब तो और कम्प्लेक्स हो जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, रेगुलर वर्कर कितने, कैजुअल वर्कर कितने, इतना नहीं समझना। सेक्टर वाइज में समझना है कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं 49% है, सेकेंडरी सेक्टर में 24% है और टर्सरी में 27% यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा समझना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिए प्रोसेस को, बस इतना ही यहाँ पे आप लोग को है। ठीक, फिर हम लोग अब बात करेंगे क्या, जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। पहले आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिए। नाउ थर्ड जो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड ये आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड बात करेंगे, या आप लोगों को शायद टॉपिक ही होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो उसमें भी जॉबलेस ग्रोथ बात कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ थर्ड। एम्प्लॉयमेंट में अब थर्ड हम लोग क्या बात करेंगे, जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में लिखते चलिएगा साइड में, ताकि आपको याद रहे कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अब बात करें, थर्ड है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट तक। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि आपके कंट्री में जॉब लेस है, मतलब जॉब कम है लेकिन कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा है। ये कैसे दिखता है, ये इस तरह से दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंट्री में बहुत सारी चीज़ की कमियां हैं। इसका मतलब आपके कंट्री में बहुत सारी चीज़ की कमियां हैं जिसकी वजह से जॉब नहीं दे पा रही है सरकार, लेकिन ग्रोथ कर पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल भाषा में यदि लिखे कि ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है। अब ग्रोथ किस तरह का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपके कंट्री में ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कम है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या है यहाँ पे बच्चों, कम है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, आपके कंट्री में बेरोजगारी ज़्यादा है। तो यहाँ पे यदि हम सिंपल वर्ड में लिखें तो ग्रोथ ज़्यादा, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा। ग्रोथ ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा, तो उस टर्म को बोलते हैं बच्चों के हम लोग जॉबलेस ग्रोथ। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स भी होते हैं जॉबलेस ग्रोथ का, रीजन्स ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, रीजन्स ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। देखिए आपके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझना भी इंपॉर्टेंट है क्या क्या कारण है जॉबलेस ग्रोथ का। कि ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन जॉब कम है। सबसे पहला कारण है बच्चों क्या, कि सर्विस सेक्टर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर्विस सेक्टर का जो रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देख रहे हैं 27% ऑफ द सर्विस सेक्टर गिव्स 55% ऑफ द GDP। पहला पॉइंट कि रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे लिखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 55% GDP कम फ्रॉम सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मात्र 27% यहाँ पे लोग इसमें हैं।
ठीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग आपको बता चुके हैं क्या होता है, सरकार अपनी कंपनी को प्राइवेट के हाथ में दे रही है या अपने शेयर्स को प्राइवेट के हाथ में दे रही है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट बाय पीएसयू, इन्वेस्टमेंट बाय पीएसयू ये भी कम हो गया है। जब से हम लोग एलपीजी पढ़े हैं तो देख लिए सरकार जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर कम ध्यान दे रही है, प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट ये भी ज़्यादा हो गया है, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट ये भी ज़्यादा हो गया है। तो जब कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कम होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यहाँ पर उसका यूज़ कम होगा, ठीक है। उसके बाद रिजिड लेबर लॉज भी जो है वो भी रिजिड है। अब लेबर लॉज क्या होता है, तो लेबर लॉज में बहुत सारी चीज़ बातें करते हैं हम लोग कि क्या क्या सोशल बेनिफिट देना चाहिए लेबर को, ठीक है, कितना वेज देना चाहिए, तो बहुत सारा हम लोग लेबर लॉज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद सरकार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है, सरकार डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बच्चों कम कर रही है, कम। तो जब कम करेगी तो स्वाभाविक स्वरूप है कि हमारे कंट्री में जो जॉब है वह कम मिलेगा। तो ये सारा पॉइंट आपका रीजन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ का है। पहला क्या, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है कि कंट्री में जो सर्विस सेक्टर है उसका रोल बढ़ गया। दूसरा, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, वो सिंपल प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, तो उसके वजह से प्राइवेट के हाथ में ज़्यादा जा रहा है कम। इन्वेस्टमेंट बाय पीएसयू वह कम है। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जॉब कम होगा। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यह बता चुके हैं। रिजिड लेबर लॉज, जब लेबर लॉज रिजिड होगा तो लोग एक काम छोड़ करके दूसरा काम जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखेगा। इसका मतलब क्या, फायरिंग पॉलिसी आसान हो गया, ठीक है, ये इजी हो गया, मतलब किसी को भी आराम से हटा सकते हो यदि रिजिड लेबर लॉज रहेगा तो। उसके बाद डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो है वो कम कर रही है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जॉब जो होगा बच्चों वह कम दिखेगा। ये आपको एनालिटिकल व्यू दे रहे हैं। यदि एनालिटिकल व्यू नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम होगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स सिंपली ऑल अबाउट एनालिटिकल, ठीक है, एनालिसिस। यदि आप लोग रट करके पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एकदम सिंपल वे में समझिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हम लोग का क्या है, चेंजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी में हम लोग अभी इम्प्लॉयमेंट ही बात कर रहे हैं, क्यों अलग से टॉपिक बनाया जाए, ठीक है। फोर्थ हम लोग, मतलब ये थर्ड हो गया, फोर्थ बात करेंगे हम लोग क्या, कि चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सेक्टर वाइज क्या चेंज आया और स्टेटस वाइज क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। दोनों में हम लोग ट्रेंड्स समझेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। नाउ फोर्थ हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजिंग स्ट्रक्चर। अगला हम लोग क्या बात करेंगे, चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर भी लिख लीजिए चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट। चेंजिंग स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट हम लोग का टॉपिक 5 ही चल रहा है, ठीक है। उसमें आप लोग टॉपिक बांट देते तो ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये सारा टॉपिक, फिर हम लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो उसमें अंदर ये सारा टॉपिक। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा दोनों के बीच एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ना क्या क्या है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कुछ डेटा के साथ, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सेक्टर, ठीक। उसके बाद 1971 से लेके 72 तक और 2011 से लेके 12। तो सेक्टोरल आपको तो पता है, प्राइमरी 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्सरी। तो जब हम लोग प्राइमरी के बारे में बात करते हैं तो अभी तुरंत बात किए कि यहाँ पे कितना परसेंट है बच्चों, 49। फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना 27। लेकिन 1971 और 72 में कितना था ये बात करना है। तो ये था आपका 74%, ये था आपका 11%, तो बचा कितना 15%। तो 15 यहाँ सर्विस सेक्टर था। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर भी 100 हो गया। ठीक, अब एनालिसिस फिर करेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर एनालिसिस यहाँ पे समझेंगे क्या है, फिर यहाँ पे बच्चों हम लोग एनालिसिस समझेंगे। बच्चों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यह कम हो गया, यह यहाँ पर कम हो गया। क्या चीज़, प्राइमरी सेक्टर में जो रोल है पीपल का वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, तो कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, सबसे पहला देखेंगे। उसके बाद टर्सरी सेक्टर का रोल यहाँ पर बढ़ गया, टर्सरी सेक्टर का यहाँ पे रोल बढ़ गया। और उसके बाद यह भी देख रहे हैं सेकेंडरी भी यह बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग समझ में आ गया यहाँ पर क्या हुआ। तो सबसे पहला एनालिसिस क्या हुआ कि पीपल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, एक्वायरिंग हो गया, ये सब आते हैं। पीपल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर शिफ्टेड टू नॉन फार्म एक्टिविटी, शिफ्ट हो गया कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से टू नॉन फार्म एक्टिविटी। सेकेंड लिखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर में भी बढ़ा रोल, सेकेंडरी प्लस टर्सरी, यहाँ पर भी, यहाँ क्या बढ़ा, यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ दोनों में। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि प्राइमरी सेक्टर से नॉन फार्म एक्टिविटी की तरफ गया, अब यहाँ पर लोग को एनालाइज होना स्टार्ट हो गया कि यदि हम एक ही प्राइमरी सेक्टर में, मान लीजिए एक छोटा सा जगह है, उसी में हम लोग जहाँ पर 5 आदमी का काम यहाँ पर 10 आदमी कर रहे हैं काम, ठीक है, यदि हम लोग वहाँ पर 8 आदमी को बाहर भेज दें, अदर सेक्टर में भेज दें, तो लोग का घर का इनकम बढ़ेगा। तो लोग को धीरे धीरे जब रियलाइजेशन हो गया तब यहाँ पर लोग अलग सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दिए। ये था आपका क्या, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर वाइज से रिलेटेड। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेटस वाइज, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो करेंगे स्टेटस वाइज। ये किससे था आपका, सेक्टर वाइज था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेटस वाइज। ठीक, स्टेटस वाइज। अब स्टेटस वाइज में क्या आएगा, यहां पर वही 3, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड रेगुलर वर्कर और थर्ड कैजुअल वर्कर। 2011-12 का तो आपको डेटा पता है बच्चों, 2011-12 का तो डेटा पता होगा। 2011-12 का क्या डेटा था, यहाँ पे कितना था हम लोग का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 52%, रेगुलर कितना था 18, बचा कितना 30% कैजुअल वर्कर। उसके बाद अब हम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस समय कितना था 71-72 में, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या स्ट्रक्चर में चेंज आया एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, तो 61%। यहाँ पर कितना 61% जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कब 1972 टू 1973 या 1971 टू 1973, यहाँ पे 1972 है, ठीक है, 1972 टू 73, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 15%, तो बचा कितना बच्चों, ये दोनों मिला कितना हो गया 76, तो बचा 24% वो कैजुअल वर्कर थे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसमें तो घटा, ये ठीक है घटा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि जो कैजुअल वर्कर है वो बढ़ गए, जो कैजुअल वर्कर है बच्चों वो क्या हो गए यहाँ पे बढ़ गए।
तो यहाँ पर भी कुछ एनालिसिस होगा। जब कैजुअल वर्कर बढ़ गए तो क्या एक चीज़ दिखेगा, एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ऑफ वर्कफोर्स। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इससे हम लोग को समझ में आया यहाँ पे कि कैजुअल वर्कर बढ़ गए तो कैजुअलाइजेशन बोल दिए। अब कैजुअल वर्कर को बढ़ने का कारण क्या है, तो सिंपल 3 कारण है कैजुअल वर्कर को बढ़ने का, 3 रीजन, 3 रीजन्स। इस तरह से बना लीजिए सिंपल, ABC। लैक ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी की वजह से लोग ज़्यादा कैजुअल काम करने लगे, कम थे पढ़े लिखे, कैजुअल वर्किंग नॉर्मल वर्कर की तरह काम करने लगे। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और तीसरा लिखेगा लैक ऑफ स्किल, स्किल का कमी है, स्किल्ड वर्कर नहीं है वो लोग, लैक ऑफ स्किल्स। तो ये 3 रीज़न है, ये 3 रीज़न है आपका कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का। तो हम लोग का चौथा टॉपिक भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चौथा जो टॉपिक था वो हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट जो है वो हम लोग का हो गया। ठीक, मतलब इसमें से चौथा एम्प्लॉयमेंट में। अब जो हम लोग 5वां जो टॉपिक बात करेंगे वो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अभी देखिए कैजुअलाइजेशन, अब देखेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब देखिए जब आपसे क्वेश्चन मान लीजिएगा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो सिंपल लिखना है व्हेन द नंबर्स ऑफ वर्कर्स हैज इंक्रीज इन द कैजुअल सेक्टर, तो उसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। कारण क्या है, ये 3 कारण है। ठीक, अब जो हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। आप लोग पहले इसको उतार लीजिए क्या है। बिना एनालिसिस के कुछ भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग सेक्टर वाइज किए, यहाँ पे स्टेटस वाइज किए। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट हम लोग का जो 5वां है वह क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या है बच्चों, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अभी तक तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट का टाइप्स देख लिए क्या क्या था। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग 2 हिस्सा में बांट सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है हमारे इंडिया का, ऑफ इंडिया, उसको भी हम लोग 2 हिस्सा में बांट सकते हैं। कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। तो पहला हम लोग बोलेंगे इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर, या ऑर्गेनाइज बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेकेंड को बोल सकते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखिए जब हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो जितने भी ऑल पब्लिक इंटरप्राइजेस, जितने भी सरकारी इंटरप्राइज है वो सारे ऑल पब्लिक इंटरप्राइज, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब समझिएगा यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर्मल। क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर्मल होगा। और ये क्या होगा, थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का होगा, थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का होगा। ठीक, ऑल पब्लिक इंटरप्राइज। सेकेंड, इसमें प्राइवेट भी आते हैं, इट इंक्लूड्स प्राइवेट इंटरप्राइज ऑल्सो, प्राइवेट इंटरप्राइजेज ऑल्सो, विच हायर, जो हायर करता है, हायर, विच हायर मोर देन 10 वर्कर, विच हायर मोर देन 10 वर्कर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर ही बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, भी यहाँ पे मिलता है। उसके बाद ये अर्न ज़्यादा करेंगे, अर्न मोर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
अर्न मोर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सारे हम लोग का बेसिक्स पॉइंट्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने का तरीका क्या है कि ऑल पब्लिक इंटरप्राइज, पहला बात देखो याद रखने का तरीका क्या है, ऑल PSE। देखिए ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट टाइप का, फॉर्मल टाइप का। तो P से हो गया पब्लिक, ऑल पब्लिक इंटरप्राइज। P से यहाँ पे प्राइवेट भी हो गया, P से पब्लिक भी हो गया। पब्लिक में सब, प्राइवेट में कब, जब वह 10 से ज़्यादा करेगा तब। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा, उसके बाद अर्न भी ज़्यादा करेगा। तो ऑल PSE, ठीक है। PSE का मैं मतलब नहीं समझिएगा कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, नहीं, यहाँ पर PSE का मतलब है प्राइवेट और पब्लिक, एस से सोशल सिक्योरिटी और ई से अर्न, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कितना परसेंट है, यहाँ पर टोटल वर्कफोर्स कितना परसेंट है, तो 7% आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स, आउट ऑफ टोटल वर्क फोर्स, टोटल 7%। अब यहाँ पे आइए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि प्राइवेट इंटरप्राइज विच हायर लेस देन 10 वर्कर, जो हायर करता है, जो बुलाता है कम से कम 10 वर्कर से भी कम को, 10 वर्कर से भी कम को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, ठीक, नहीं मिलता है। उसके बाद अर्न लेस देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अर्न लेस देन अनऑर्गेनाइज, सॉरी हाँ, अर्न लेस देन ऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद यहाँ पर कितना परसेंट है, 90% आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स, आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स 90% है टोटल वर्कफोर्स का। उसके बाद तो ये सारा पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रोटेक्शन फ्रॉम लेबर लॉज, मतलब गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। यहाँ पर नो प्रोटेक्शन, किसी भी तरह का यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ये आपका डिफरेंसेस हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो हमारे इंडिया का 2 चीज़ पे टिका हुआ है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अब देखिए ऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ही आते हैं, इनफॉर्मल भी आते हैं। फॉर्मल का मतलब ऑल द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। इनफॉर्मल का मतलब ऑल द प्राइवेट। लेकिन यहाँ पर वही सारे आएंगे जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट से। तो इस वजह से हम लोग इसको कंसीडर क्या करते हैं कि ये सरकारी है, ये प्राइवेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब आ सकते हैं। प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये मेरा कहना है कि प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ठीक। अब देखिए जो मैंने बताया कि 90% जो लोग हैं वो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो क्या कारण है इनफॉर्मलाइजेशन का, इनफॉर्मलाइजेशन का क्या कारण है, यहीं से तो क्वेश्चन आता है कि इनफॉर्मलाइजेशन का क्या कारण है। वाई इनफॉर्मलाइजेशन, तो लोग क्यों ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर की ओर भाग रहे हैं। सबसे पहला बात, यहाँ पर भी 3 पॉइंट बना लीजिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर स्मॉल, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है क्या है बच्चों, स्मॉल है। ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा छोटा है। सेकेंड बात क्या, बहुत सारा जॉब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी इनफॉर्मल हो चुका है। मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर इनफॉर्मल। वो भी क्या हो गया बच्चों, इनफॉर्मल हो गया है, आर इनफॉर्मल। थर्ड, लोग क्यों इधर भाग रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन लेबर लॉज, प्रॉब्लम्स इन लेबर लॉज,
प्रॉब्लम इन लेबर लॉज। ठीक है, लेबर लॉज का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आपका वेजेज, सोशल सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद सैलरी, वेजेज हो गया, सैलरी, उसके बाद सेफ्टी, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तो यही कारण है क्या, इनफॉर्मलाइजेशन का, यही 3 रीज़न है, यही 3 यहाँ पे आपको रीज़न समझना है। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझना है। देन अब यहाँ पे जब यह कंप्लीट हम लोगों का हो जाता है तो यह हम लोग बात करते हैं क्या कि टोटल हम लोग का एम्प्लॉयमेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये 5 टॉपिक से, ये 5 टॉपिक से, क्योंकि इसके बाद हम लोग को एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं पढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट अब हम लोग का स्टार्ट होगा। तो फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। जब टाइप्स देखे बच्चों, तो टाइप्स हम लोग क्या देखे थे, कौन कौन से टाइप्स हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसमें भी हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट में डिफर कर दिए, क्या, रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेटा था हम लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, यहाँ पर हम लोग का डेटा था। फिर जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, उसके रीजन्स, ये भी पढ़ लिए। चेंजिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी डेटा था, 2 डेटा था, एक था आपका सेक्टर वाइज और दूसरा क्या था बच्चों, स्टेटस वाइज। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो हम लोग इसको बोलते हैं पूरा। उसके बाद इसी में हम लोग क्या पढ़े, फॉर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों का टॉपिक अब कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ना उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों का। टॉपिक दे दीजिए अब छठा, अनएम्प्लॉयमेंट। छठा टॉपिक दे दीजिए बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट में ही हम लोग सारा बात करेंगे, क्या क्या होता है, टाइप्स वाइप, सारा चीज़। टॉपिक नंबर 6 ही रखिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग देखिए, यदि कोई आपसे पर्सन पूछेगा दैट आई एम अनएम्प्लॉयड या एम आई एम अनएम्प्लॉयड, कि क्या मैं बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगार को परिभाषित करने का जो हम लोग का जो मेन जो टर्मिनोलॉजी होता है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि यह पर्सन सबसे पहले एबल है या नहीं, और यदि वह एबल है तो उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वह विलिंग कर रहा है कि नहीं। यह 2 टर्म दिमाग में बैठा लीजिए, एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, बट दे कांट फाइंड ए जॉब, बट वह नहीं मिल पा रहा है उसको जॉब को, तब हम लोग बोलेंगे क्या, अनएम्प्लॉयड है। यदि हम रोजगार करना चाह ही नहीं रहे हैं तो हम तो सबसे पहले बाहर ही हैं, अनएम्प्लॉयड से भी बाहर जो होता है, वर्कफोर्स से ही बाहर है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड तब कहेंगे व्हेन द पर्सन इज एबल एंड एबिलिटी टू वर्क एंड द विलिंग टू वर्क, बट दे कांट फाइंड अ जॉब, बट दे कांट फाइंड अ जॉब। It refers to a situation in which a person is willing to work and able to work at prevailing wage rate, और वो चाहता है कि जो भी पैसा मिल रहा है उसी रेट पर हम काम भी करें, at prevailing rate, wage rate, but they can't find job, तो यहां पर बच्चों जो एनालिटिकल पोर्शन है वो क्या है, पहला बात होना चाहिए कि वो विलिंग है कि नहीं। यदि वो विलिंग नहीं है तो वो तो वर्क फोर्स से ही बाहर है ना, वो तो वर्क फोर्स से ही फिर बाहर हो गया। सेकेंड बात, एबल भी होना चाहिए,
और थर्ड, वो काम भी करना चाहिए एक प्रिवेलिंग वेज रेट पर, बट दे कांट फाइंड जॉब, वो जॉब ही नहीं ढूंढ पाता है, तब हम लोग उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आपको तो नॉर्मल पीपीटी से समझा सकता है कोई भी लोग, लेकिन डिटेल्ड वे में समझना कि क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या इसमें एनालिटिकल व्यू है, ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सेकेंड हम लोग यहाँ पे हो गया, ये सेकेंड बात करेंगे मेजरमेंट। अब देखिए ये हो गया पहला मीनिंग। सेकेंड बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का क्या तरीका है, कैसे हम लोग कहेंगे कि अनएम्प्लॉयड है कोई पर्सन, तो इंडिया में क्या मेजरमेंट है। तो याद रखिएगा 1972 टू 1973 में एक कमेटी आया था बच्चों, जिसका नाम था भगवती कमेटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सर्विस के भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी या यूपीएससी, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पोर्शन। भगवती कमेटी 1972 से लेके 1973। भगवती कमेटी ने क्या कहा कि 3 तरीका है, ठीक है, 3 वेज है। एक वेज को बोलते हैं हम लोग यूजुअल, यूपीएसएस, सीडब्ल्यूएस, सीडीएस। यूपीएसएस का मतलब यूजुअल, प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है आपका करंट वीकली स्टेटस। थर्ड करंट डेली स्टेटस। नाउ जब हम लोग यूपीएसएस में बात करते हैं तो यहां पर हम लोग सिंपल लिखेंगे कि कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड तब रहता है जब वह मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर में काम नहीं करता है। अनएम्प्लॉयड कब बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड तब बोलेंगे जब वह मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर, एम्प्लॉयड तब बोलेंगे जब वह 182 दिन के बराबर भी काम नहीं करता है या उससे ज़्यादा भी काम नहीं करता है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड के बराबर या ज़्यादा काम नहीं करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड तब है व्हेन दे आर नॉट डूइंग द वर्क, नॉट डूइंग द वर्क या एम्प्लॉयड फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं यूपीएसएस। करंट वीकली स्टेटस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वीक में 1 घंटा भी यदि जॉब नहीं मिल पा रहा है, अनएम्प्लॉयड कब बोलेंगे, इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं, अनएम्प्लॉयड तब बोलेंगे जब 1 घंटा भी नहीं ले पा रहा है जॉब, ठीक है, लेस देन 1 आवर इन अ वीक, यदि 1 घंटे से भी कम का उसको काम नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, अनएम्प्लॉयड है। करंट डेली स्टेटस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि हम लोग मेजर इन मैन डेज, इसको हम लोग मेजर करते हैं इन मैन डेज, मतलब एक दिन में मैन डेज। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 तरीका होता है, ठीक है। जो पहला होता है, यदि कोई आदमी 1 घंटा से भी कम काम कर रहा है, ठीक है, 1 घंटा से भी कम काम कर रहा है या 1 घंटा भी काम कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड है डायरेक्ट। 1 घंटा से यदि कम काम कर रहा है तो अनएम्प्लॉयड। यदि कोई आदमी है वो 1 घंटा से 4 घंटा यदि काम किया तो उसको बोलेंगे हाफ मैन डे। यदि कोई आदमी 4 घंटा के बराबर या 4 घंटा से ज़्यादा, 4 घंटा के बराबर या 4 घंटा ज़्यादा काम किया, तब हम बोलेंगे यहाँ पे इसको क्या, एम्प्लॉयड है। तब यहाँ पे बोलेंगे क्या बच्चों, यह एम्प्लॉयड है। तो 1 घंटा से कम यदि काम कर रहा है, 1 घंटा से यदि कम काम कर रहा है उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। यदि 1 घंटा से 4 घंटा काम कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग हाफ मैन डे, और यदि 4 घंटा या 4 घंटे से ऊपर काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एम्प्लॉयड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या है हम लोगों का, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। थर्ड जो हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
क्या बात करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे लिखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स को लिखने के पहले हम लोग इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद चूंकि इसको इरेज करेंगे क्योंकि टाइप्स बहुत ज़्यादा है, हम लोग को थोड़ा समझना भी है टाइप्स में क्या क्या है, तब हम लोग बात करेंगे टाइप्स के बारे में। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अब हालांकि आपके सिलेबस में मात्र 3 ही टाइप्स को पढ़ना है, लेकिन तब पर भी थोड़ा आपको इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वो समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा, लेकिन वो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आया है कभी कभी आपको सैम्पल पेपर में आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन दिखता है। तो यदि हम लोग टाइप्स देखें तो डेवलपिंग कंट्री में कुछ अलग है अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स, डेवलप्ड कंट्री में कुछ अलग है। तो यदि हम लोग पहले डेवलपिंग कंट्री में देखें, तो यहाँ पर जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स है वो क्या है? पहला ए नंबर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपके डेवलपिंग कंट्री का है। यदि हम लोग डेवलप्ड कंट्री का देखें तो डेवलप्ड कंट्री में देखें तो पहला केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हम लोग को 8 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझना है। ठीक है, 8 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके सिलेबस में है मेनली वो ये है, डिसगाइज्ड है, यह है और फ्रिक्शनल है। ये सभी आता है नाम, लेकिन चूंकि नाम नहीं डायरेक्ट दिया हुआ रहता है बुक में, ठीक है, लेकिन कुछ वह कहना चाह रहा है, तो हम लोग को ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केन्जियन, स्ट्रक्चरल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब पर भी समझ लेते हैं हम लोग। नंबर ए, डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का बच्चों मतलब होता है कि जब आपके पास सपोज एक बहुत बड़ा लैंड है, मान लीजिए 2 हेक्टेयर का लैंड है, और मान लीजिए यह 2 हेक्टेयर के लैंड में यह लैंड है 2 हेक्टेयर का, और आपको पता है कि यहाँ पर जो काम करेंगे लोग वह मात्र 5 लेबर काफ़ी हैं, 5 लेबर होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, 5 लेबर यहाँ पे इनफ है, 5 लेबर यहाँ पे इनफ है, लेकिन हो क्या रहा है, हम यहाँ पर 10 लेबर जो घर के सारे लेबर हैं वो सारा एम्प्लॉय हो गया, वो सारे लोग यहाँ पे काम करने लगे। तो 5 लेबर का ज़रूरत था, नीड है, लेकिन कर कितना रहा है 10, नीड है इतना और कर कितना रहा है 10। तो यहाँ पर आपको तो सारे के सारे लेबर लगेंगे काम करते हुए, बट दे कैन नॉट डू देयर जॉब विथ फुल पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम लोग इस वजह से कहते हैं कि हिडन एम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं, मतलब छिपी हुई बेरोजगार है। आपको दिखेगा नहीं कि कोई बेरोजगार है, बट दे आर सिंपली अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क विद देयर फुल पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच more number of workers are employed than it requires
सेकेंड पॉइंट लिखेगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मेनली सीन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। ठीक हो गया इतना सा। बी नंबर लिखेगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, बी नंबर लिखेगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं लिखिए, इसको सिंपल लिख दीजिए सेम एज अनएम्प्लॉयमेंट, सेम एज अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए चाहे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए, दोनों सेम है। थर्ड लिखिएगा सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि मतलब पर्टिकुलर सीजन तक आप अनएम्प्लॉयड हैं, पर्टिकुलर सीजन में आप अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब क्या, मान लीजिए कि खेती बाड़ी हो गया, खेती बाड़ी हो गया, उसके बाद सब चीज़ कंप्लीट हो गया, हार्वेस्ट हो गया, आप 2-3 महीने तक अनएम्प्लॉयड जो रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको लिख लीजिएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा सीजनल में, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा सीजनल में कि इट अकर्स मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इट अकर्स मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, नाउ फोर्थ लिखिएगा आप क्या, डी नंबर, कैपिटल डी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डी, यहाँ पर हम लोग कैपिटल में। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, जब हम लोग की कंट्री में स्ट्रक्चर में कमी आ जाए, लैक ऑफ डिफिशियंसी इन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में कमी क्या आएगा बच्चों, स्ट्रक्चर में मतलब हो जाएगा यहाँ पे कमी क्या, कि मान लीजिए हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, मान लीजिए हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कैपिटल की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कैपिटल की कमी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस साइकिल में हम लोगों का यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। बिजनेस साइकिल में हम लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा इसके वजह से। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बिजनेस साइकिल में प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कैपिटल लो है तो वह हमारे बिजनेस साइकिल पर भी असर करेगा। ठीक, इट रेफर, इसमें लिखेगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में इट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which people are unemployed because of lack of infrastructural facility, lack of capital investment in the developing country। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। अब आइए यहाँ पे केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग बात करेंगे केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री। केन्जियन में लिखिएगा क्या, देखिए केन्जियन का जो नाम आता है हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, केन्जियन का जो नाम आता है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जेएम कीन्स जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब मेनली डिमांड के में कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। अब बोलिएगा डिमांड में कम होने की वजह से कैसे दिखेगा, जब लोग डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों, कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन बच्चों कम होगा तो लोग एम्प्लॉय कम होंगे, लोग एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम दिखेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम दिखेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग केन्जियन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। when the educated person, when the highly educated person fails to find a work is called educational unemployment। ठीक, और यह एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो यह हायर सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, मतलब जो ग्रेजुएशन किए हुए +2 किए हुए लोग में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखता है रेदर देन द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशनल पर्सन। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट लिखिए, थर्ड सी नंबर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It refers to the unemployment
इट रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट while getting the new job. It refers to the employment while getting the new job. इसका मतलब क्या कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक है, और यह जॉब जो है छोड़ा मान लीजिए आज के दिन, ठीक है, आज के दिन मान लीजिए जो आज के दिन जॉब छोड़ा, ठीक ठीक मान लीजिए 10 तारीख को जॉब छोड़ा हुआ, ठीक, और वह बी जॉब को पकड़ा कब, तो वो अगले मंथ के 10 को पकड़ा, ठीक है, वो मान लीजिए 10 फरवरी को पकड़ा और 10 मार्च को नया जॉब पकड़ा, तो ये एक महीने के लिए जो अनएम्प्लॉयड था, एक महीने के लिए जो अनएम्प्लॉयड था उसको बोलेंगे क्या, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, लेकिन यहाँ नहीं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सीजन में ही जो होता है, और फ्रिक्शनल ये कभी भी हो सकता है, और ये मेनली डेवलप्ड कंट्री में होता है, ठीक है। इट मीन्स द ड्यूरेशन बिटवीन टू जॉब जो अनएम्प्लॉयड है, बस उसको बोलेंगे क्या, एक महीने का था, यहाँ पे एक महीने का था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। ना फोर्थ लिखेगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, ड्यू टू इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। मतलब टेक्नोलॉजी में यदि एडवांसमेंट दिखा, टेक्नोलॉजी में यदि एडवांसमेंट दिखा तो उसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्यों अनएम्प्लॉयड क्यों हो जाएंगे? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि हर चीज़ क्या हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है, ठीक है। जो भी बहुत सारा जो इंडस्ट्री है वो ऑटोमेटेड काम करने लगा है, ठीक। तो ये सारा हम लोगों का क्या था, हम लोग मेजरमेंट भी पढ़ लिया और टाइप्स भी पढ़ लिए, ठीक। हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉजेज। हम लोग जो नाउ बात करेंगे वो क्या करेंगे, कॉजेज के ऊपर बात करेंगे, कॉजेज। तो सबसे पहले इसको आप लोग जो भी लिख लीजिए, क्योंकि हम तो मेजरली इस पार्ट में लिखा ही दिए हैं, तो आप लोग इसको रब करेंगे। पहले यदि कुछ छोटा बड़ा है तो आप लोग लिख लीजिए। कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, ये सब क्या, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या एजुकेशन से रिलेटेड है। फ्रिक्शनल जब दो जॉब के बीच का जो ड्यूरेशन के दिन हम अनएम्प्लॉयड रहे। टेक्नोलॉजी बढ़ा तो ऑटोमेशन बढ़ा। तो ये सब मेन की पॉइंट्स है सिर्फ। ना फोर्थ हम लोग कॉजेज को समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉजेज और रेमेडियल मेजर्स हम लोग का 2 लास्ट टॉपिक है। फोर्थ कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ना यदि हम लोग कॉजेज देखें तो इसको याद करने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, एक तो होता है याद कर ले, एक होता है समझ ले, ठीक है। तो आपको दोनों यहाँ पर हम लोग कराएंगे, याद भी करा देंगे कैसे आप लोग याद कीजिएगा, और कैसे आपको पॉइंट्स को इलाबोरेट करना है वो भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट लिख लेते हैं इसका, ठीक है। की पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकेंड पॉइंट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। थर्ड है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। फोर्थ है डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। फोर्थ डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। और लास्ट है सेवंथ फॉल्टी प्लानिंग, फॉल्टी प्लानिंग। ना 1 by 1 समझते हैं क्या है। देखिए बच्चों, जब हम लोग यहाँ पर
कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो पहला कारण आता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगी, कैसे देगी। तो उसके सबसे पहले हम लोग कॉजेज़ को समझना होगा कि हमारे कंट्री इंडिया के लिए इतना सा पॉपुलेशन, इतने सारे पॉपुलेशन के लिए सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। सबसे पहला फैक्टर समझना होगा। इट मीन्स इंडिया जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा यदि इस तरह से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता रहेगा। तो यदि पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट बोलती है आपको फैमिली प्लानिंग करने के लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है फैमिली प्लानिंग करने के लिए। तो इसमें सिंपल लिखना है व्हेन द पॉपुलेशन इज मोर एंड मोर ऑफ द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल इंक्रीज, क्योंकि सरकार सबको नौकरी दे ही नहीं सकेगी। सेकंड, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे स्लो होगा? देखिए, जब आपके सारे सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, लोग कम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक है यदि लोग यहाँ पे जॉब यदि कम मिलेगा तो कंट्री में प्रोडक्शन भी यहाँ पर कम होगा, प्रोडक्शन भी आपके यहाँ कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो स्वाभाविक सा बात है यहाँ पे क्या कि लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, लोग यहाँ पे क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो 5 ईयर प्लान भी जो था, हम लोग का जो बच्चों 5 ईयर प्लान भी जो था उसमें जो हम लोग एक्चुअल टारगेट रखते हैं, उसके एक्चुअल जो हम लोग का रेट होता है, ग्रोथ रेट होता है या टारगेटेड ग्रोथ रेट होता है, वो हमेशा एक्चुअल टारगेट जो रेट होता है हमेशा कम ही रहता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जो एक्चुअल बच्चों ग्रोथ रेट है वो हमेशा कम ही है टारगेटेड ग्रोथ रेट से, टारगेटेड ग्रोथ रेट से। मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है हमेशा कम ही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे स्लो है इंडिया में। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हम लोग का एग्रीकल्चर भी क्या है बच्चों, अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मेजरली क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग को मेजरली देखने को मिलता है क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोग तो लग रहे हैं काम करते हैं बट दे आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे डू नॉट डूइंग देयर वर्क विथ फुल पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डिक्लाइन कैसे हुआ, तो इसमें सिंपल लिखिएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड, बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद है डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या डिक्लाइन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या डिक्लाइन हुआ, तो यहाँ पर कैपिटल गवर्नमेंट कम इन्वेस्ट कर रही थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो ये सारा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट को कॉज करने का, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज का। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम हो रहा है, सरकार कम खर्च कर रही है, कैपिटल कम इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कमी है। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सिंपल पॉइंट्स हम लोग को लिखना है क्या, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। सिर्फ और सिर्फ सरकार क्या कहती है कि ये पढ़ के ये हो जाएगा, ये पढ़ के ये हो जाएगा, किसी तरह का प्रैक्टिकल बात नहीं करती है, ठीक है, प्रैक्टिकल बात नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद प्लस टेक्निकल बात नहीं करती है, टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करती है, लैक ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। तो ये हम लोग का एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है। उसके बाद फॉल्टी प्लानिंग। फॉल्टी प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, ये गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ में फेल हो जा रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ में फेल हो जा रही है। मतलब सरकार मान लीजिए चाह भी रही है कि हम क्या करें, हम मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लाते हैं, तो वहाँ पर भी सरकार फेल हो जा रही है, ठीक है। सरकार चाह रही लेबर इंटेंसिव टेक्निक लाए, वहाँ पर भी फेल हो जा रही है। तो प्लान जो है यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। फेल कहाँ हो गया, तो मान लीजिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक में, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में फेल हो गया सरकार। प्लान जो है फेल हो गया टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, सरकार फेल हो गया टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। सरकार फिर कहाँ फेल हुआ, सरकार फेल हो गया टू जनरेट या टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर,
टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सरकार के प्लानिंग जो है वो क्या है, फॉल्टी हैं। तो इन सब के वजह से क्या है, यहाँ पर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। तो ये सारा आपका कारण है। अब यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो पॉपुलेशन होगा ही, ठीक है, चाहे गरीबी रहे चाहे अनएम्प्लॉयमेंट रहे, दोनों में पॉपुलेशन रहता है, पॉइंट कॉमन, पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा P। फिर उसके बाद देखिए पॉपुलेशन से क्या होगा, ग्रोथ रेट में कमी आएगा। फिर देखिए एग्रीकल्चर आपको लिखना है, इंडस्ट्री आपको लिखना है यहाँ पर, और इंडस्ट्री में भी एक और पॉइंट जोड़ना है, SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चेंजिंग डिमांड हो गया उसके वजह से। उसके बाद आपको एजुकेशनल सिस्टम पर फोकस करना है, यहाँ बताना है कि लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इट मीन्स लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसके वजह से भी यहाँ पे दिखता है। और देन आपको लिखना है प्लानिंग, प्लानिंग भी जो था वो कैसा था, फॉल्टी। तो ये सारा पॉइंट आपका हो गया क्या, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बस इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ नहीं आएगा, ठीक। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट। जो हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, लास्ट बात करेंगे रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स कैसे हम लोग इसको ठीक करें। अब देखिए रेमेडियल मेजर्स जब बात करते हैं तो यहाँ पर ही देखिए रेमेडियल मेजर्स में क्या है, कुछ नहीं है, आपको तुरंत याद हो जाएगा अभी तुरंत। यदि आपसे पूछेगा कि क्या करें जो कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, क्या करें जो हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, तो सारा चीज़ को उल्टा पलट दीजिए। जितना भी हम लोग यहाँ पे कॉजेज लिखे सबको खाली पलट दीजिए। यदि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, यह लिखिए कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, पहला बात, ठीक। सेकेंड पॉइंट, तो उसके बाद ग्रोथ रेट कम है तो एक्सीलरेटिंग ग्रोथ रेट, एक्सीलरेटिंग द ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट को बच्चों क्या कीजिए, एक्सेलरेट कीजिए। थर्ड, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक। फोर्थ, इंप्रूवमेंट इन इंडस्ट्री। पांचवा, यदि हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से तो यहाँ पे रीवैम्पिंग कीजिए, रीवैम्पिंग मतलब फिर से कीजिए, फिर से मतलब रीवैम्प कीजिए, फिर से रेनोवेट कीजिए, रिनोवेट, रीवैम्पिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रिनोवेट लिख दीजिए इसको सिंपल, रेनोवेशन, रेनोवेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, तो रिफॉर्म लाना होगा, रिफॉर्म इन एजुकेशनल सिस्टम, जो डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है उसको ठीक कीजिए। उसके बाद एक और तरीका है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के साथ, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट जो है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लाती है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाती है उससे भी यहाँ पर हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो रेमेडियल मेजर्स में क्या, यही सारा जो उसको पलट दीजिए, सबको ठीक करना होगा, ठीक। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा था कंट्रोल कीजिए, ग्रोथ रेट को ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री के बारे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एजुकेशनल सिस्टम उसको रिफॉर्म कीजिए, और फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लाएगी तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बच चुका है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट, इसको पहले लिख लीजिए, देन आई विल स्टार्ट विद दैट। ना हम लोग सारा चीज़ जो मेनली पॉइंट्स होते हैं वो सारा प्रयास करेंगे क्लास में ही याद कर लें, ताकि आपको क्या होगा बाद में कोई ज़्यादा रिवीजन करने का दिक्कत नहीं होगा। इस वजह से हम लोगों का लेक्चर जो है वो लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास में ही सारा चीज़ वाइंड अप करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। लास्ट जो हम लोग का है एम्प्लॉयमेंट में ही, वो क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। कॉजेज हो गया, मेजर्स हो गया, रेमेडियल मेजर्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट। 1 2 3 4 5 6 छठा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए सरकार जो है दो तरीके का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है, डायरेक्टली किसी भी पर्सन को बाय एग्जामिनेशन या किसी भी तरीके से वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में उसको इंक्लूड कर लेते हैं किसी भी पर्सन को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए डायरेक्ट तो समझ में आ गया। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट का मतलब हो गया कि सरकार जब डायरेक्टली किसी पर्सन को अपने कंपनी में, होटल्स में, इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, इंक्लूड कर लेते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, मान लीजिए सरकार को रोड बनाना है, सरकार को मान लीजिए यहाँ पे रोड बनाना है, और इस रोड के लिए सरकार क्या की है, इस रोड के लिए सरकार को क्या चीज़ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। इस रोड के लिए क्या चाहिए, सरकार को रॉ मटेरियल चाहिए। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए, अब इस रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है वो कौन करेगा, सप्लाई बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, सप्लाई बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट कंपनी होगा जो सप्लाई करेगा, ठीक। अब जब प्राइवेट कंपनी बोलेगा क्या कि हमको यहाँ पर सीमेंट बनाना है, मान लीजिए सीमेंट, या क्या करेगा, इम्प्लॉय करेगा बहुत ज़्यादा आदमी को, इम्प्लॉय करेगा मोर एंड मोर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर एंड मोर पर्सन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर एंड मोर पर्सन। जब ये लोग बहुत ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करेगा तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ गवर्नमेंट के द्वारा। आप समझ में आया, सरकार का रोड है, लोग किसको रोजगार दे रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल को, ठीक है, कैसे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक। गवर्नमेंट का रोड है, ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया, रोजगार कैसे दिया इनडायरेक्ट वे में, तो ये रोड के थ्रू दिया। जब प्राइवेट इंडिविजुअल बोला क्या कि हमको एम्प्लॉयमेंट करवाना है ज़्यादा लोग को, क्योंकि सीमेंट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, रोड बहुत जल्दी बनने वाला है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोगों का हुआ, ठीक। तो डायरेक्ट में लिखिएगा, देखिए पढ़ाने का दो तरीका होता है, एक होता है क्या, एक होता है आपको डायरेक्टली लिख दे और उसके बाद लिख के कुछ नहीं बोले, मेनली होता है समझना, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ लिखना भी। डायरेक्ट में लिखिएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉइंग पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, गवर्नमेंट रन्स इंडस्ट्री, कंपनी एंड होटल्स, government runs industry, company and hotels and provide employment directly indirect में लिखिएगा, with the increase in the demands of goods and services, अब यहाँ पे किस चीज़ का डिमांड हुआ, रॉ मटेरियल, गुड्स का, लिखिएगा, with the increase in the demands of the goods and services, the private individual providing raw material to the government, government enterprise will raise the output, उसकी वजह से आउटपुट रेज हुआ, सीमेंट ज़्यादा बनने लगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, हियर द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इम्प्लॉय अ लॉट ऑफ लेबर by their own government project, by their own
गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू ही ना वो डायरेक्टली एम्प्लॉय किया लेबर को, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो गया, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं। ठीक, अब सपोज आपसे मनरेगा के बारे में कहा दे, एमजी नरेगा जिसको बोलते हैं, एमजी नरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा। तो इससे मान लीजिए 1-2 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिखेंगे? 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया या शॉर्ट में ही आ गया किसी तरह का, तो सबसे पहले तो यह जो था इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक्ट जो है 2005 में आया था, ठीक है, एक्ट इनेक्टेड, बट यह 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ, 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद ऑन 2 अक्टूबर 2009 इसका नाम चेंज करके नरेगा से चेंज करके क्या कर दिया गया, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा गया, ठीक, क्योंकि उसका उस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे भी होता है 2 अक्टूबर, ठीक। उसके बाद अब इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, जैसे इसमें पहला प्रोविज़न है, 1-2 प्रोविज़न समझ लेते हैं। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसको मिला, रूरल पीपल को। यहाँ पे याद रखिएगा रूरल पीपल में सबको नहीं मिलेगा, एक घर से सिर्फ एक घर से सिर्फ एक, ठीक है, एक घर से सिर्फ एक। बी नंबर, यदि सरकार फेल हो जाती है आपको एम्प्लॉयमेंट देने से, देन गवर्नमेंट विल गिव दी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सरकारी बेरोजगारी भत्ता देगी, मतलब आपको बैठा करके पैसा देगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक, यदि नहीं दे पाती है तब। उसके बाद 150 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसको, फॉर ट्राइबल ओनली। उसके बाद डी 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, यहाँ पर भी रिजर्वेशन फॉर वुमेन। यदि किसी भी तरह का मनरेगा से क्वेश्चन आ गया तो एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप जान जाइए। यदि किसी भी तरह का मान लीजिए कि स्कीम आगे लिखने के लिए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या पर्टिकुलर इसके ऊपर आ गया तो आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या है, इस पूरे लंबे चैप्टर को हम लोग वेरी आसान तरीके से समझ गए। और चूँकि थोड़ा तबीयत भी ख़राब था तो बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे एक भी पॉइंट तो मिस नहीं किए, थोड़ा सा मतलब बोलने के जब बोल भी रहे थे तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा मतलब वीक हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको और नया से नया वीडियो, नए टॉपिक्स पर हम लोग आपको वीडियो बनाएंगे। जैसे पॉलिटी में भी बहुत सारे चैप्टर, जब बहुत सारे टॉपिक के ऊपर अभी चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मणिपुर में अभी क्या हुआ, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। फिर IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म आया, तो बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। पहले हम लोग का जो मेन एम है इसको पहले कंप्लीट करना, इंडियन इकोनॉमी को, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।